Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Managerial Economics. Today's lecture we will discuss upon long run cost. जैसा कि हम cost function के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर्स में, जिसमें मैंने शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन को डिस्कस किया था और उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को भी आपसे डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे विद लॉन्ग रन कॉस्ट। क्या मतलब होता है लॉन्ग रन कॉस्ट का? जब हम लॉन्ग पीरियड टाइम की बात करते हैं तो इस लॉन्ग पीरियड टाइम में जो फर्म है वो अपने प्लांट के साइज में चेंज कर सकती है और इसके साथ साथ जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है उसमें भी चेंज कर सकती है एज पर द डिमांड। जैसी मार्केट में डिमांड है उसको ध्यान में रखते हुए जब फर्म अपने साइज ऑफ प्लांट को चेंज कर सके और उसके साथ साथ जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है उसको भी चेंज कर सके तो हम उसको लॉन्ग पीरियड टाइम में कंसीडर करते हैं। जैसा साइज ऑफ द प्लांट में क्या क्या आएगा? लैंड, कैपिटल, इक्विपमेंट, मशीनरी, यानी कि इन सब में चेंज कर सकती है और इन सब में चेंजेस के बेसिस पर जो फर्म है वो अपने स्केल ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकती है एज पर द डिमांड। इसके लिए क्या करेगी? वो ज़्यादा क्वांटिटी में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को परचेज करने की पोजीशन में आ जाती है। तो यहाँ क्या होता है, सारे के सारे फैक्टर्स क्या हो जाते हैं? वेरिएबल हो जाते हैं। जब शॉर्ट रन की बात कर रहे थे तो उसमें फर्म डिमांड के अकॉर्डिंग अपनी सप्लाई को एडजस्ट करने की पोजीशन में नहीं थी। केवल वो क्या कर सकती थी, जो पर्टिकुलर उसकी ऑप्टिमम कैपेसिटी थी उसके अकॉर्डिंग लेबर के साइज में चेंज करते हुए वो लेवल ऑफ आउटपुट को चेंज कर सकती थी। लेकिन लॉन्ग पीरियड में क्योंकि उसके पास टाइम होता है और वो डिमांड के अकॉर्डिंग अपनी सप्लाई को एडजस्ट कर सकती है, इसी वजह से वो सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंज कर सकती है। ज़्यादा लैंड परचेज कर सकती है, उस पर प्रॉपर सेटअप भी कर सकती है, मशीनरीज को इंस्टॉल कर सकती है, प्रॉपर प्लांट को सेटअप कर सकती है, ठीक है, लेबर भी इंक्रीज करेगी, रॉ मटेरियल भी इंक्रीज करेगी, यानी कि हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा रहा है। तो हम इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को लॉन्ग रन टाइम पीरियड के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसमें जितनी भी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है फर्म की तरफ से उसको हम लॉन्ग रन कॉस्ट में डिटरमाइन करेंगे। तो लॉन्ग रन टाइम पीरियड में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अरेंज करने के रेफरेंस में फर्म की तरफ से जितने भी एक्सपेंसेस इंकर्ड किए जाते हैं उन्हें हम लॉन्ग रन कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। लेफ्ट विच ने भी इसके रिगार्डिंग प्रॉपर डेफिनेशन प्रोवाइड करी है। क्या है इसके अकॉर्डिंग? द लॉन्ग रन कॉस्ट इज अ सीरीज ऑफ अल्टरनेटिव शॉर्ट रन कॉस्ट सिचुएशंस इनटू एनी वन ऑफ विच द फर्म कैन मूव। यानी कि क्या होता है, फर्म लगातार अपने प्लांट्स को सेटअप करती चली जाती है। पहला शॉर्ट रन में फर्स्ट प्लान लगाती है, फिर सेकंड प्लान लगाती है, फिर थर्ड प्लान लगाती है, फिर फोर्थ प्लान लगाती है। तो इस तरीके से जब हम ऑल्टरनेटिव शॉर्ट रन कॉस्ट की सीरीज को ऑब्टेन कर लेते हैं तो हम इनके कॉम्बिनेशन को लॉन्ग रन कॉस्ट के नाम से जानते हैं। और फर्म किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में अपने आप को मूव करा सकती है। तो इस तरह से जो शॉर्ट रन कॉस्ट सिचुएशंस हैं इनका जो कॉम्बिनेशन होगा दैट इज नोन एज द लॉन्ग रन कॉस्ट। ऑब्वियसली जब तक आप शॉर्ट रन को इंक्लूड करते नहीं चले जाओगे तब तक आप लॉन्ग रन को ऑब्टेन नहीं कर सकते। पहले आपको शॉर्ट रन 1 की बात करनी पड़ेगी, शॉर्ट रन 2 की बात करनी पड़ेगी, शॉर्ट रन 3 की बात करनी पड़ेगी, शॉर्ट रन 4 की बात करनी पड़ेगी। और जब हम इन सारे शॉर्ट रन कॉस्ट को कंबाइन कर देंगे तो हमें ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा? लॉन्ग रन कॉस्ट मिल जाएगी। इसका मतलब एक पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि लॉन्ग रन के सिचुएशन में फर्म के पास जितने भी फैक्टर्स होंगे वो सब क्या होंगे? वेरिएबल होंगे। जबकि शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं और कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। अब हम बात करेंगे अबाउट द लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन की। तो लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन का मतलब क्या होगा? जब हम लेवल ऑफ आउटपुट और टोटल कॉस्ट के बीच में एक फंक्शनल रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, वो भी किस केस में? जब सारे फैक्टर्स वेरिएबल हो और हम ये एज्यूम करके चलें कि जो कॉस्ट के अदर डिटरमिनेंट्स हैं वो कांस्टेंट रहते हो, तब हम इस फंक्शनल रिलेशनशिप को लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन का नाम देते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन हो गई कि जो लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन है इट स्टडीज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ आउटपुट एंड टोटल कॉस्ट इन द लॉन्ग रन व्हेन ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल एज्यूमिंग कांस्टेंसी ऑफ अदर डिटरमिनेंट्स ऑफ कॉस्ट। दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसको हम एक फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, C इज इक्वल टू एफ ऑफ क्यू फॉर ऑल फैक्टर्स वेरिएबल। यानी कि कॉस्ट इज द फंक्शन ऑफ आउटपुट या लेवल ऑफ आउटपुट जहां सारे फैक्टर्स क्या हैं? जहां सारे फैक्टर्स वेरिएबल की तरह वर्कआउट कर रहे हैं या वेरिएबल की तरह वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ लॉन्ग रन कॉस्ट। लॉन्ग रन कॉस्ट के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? मेन कंपोनेंट्स हैं इसके 3: लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एंड लॉन्ग रन
मार्जिनल कॉस्ट। ये तीन कंपोनेंट्स रहते हैं लॉन्ग रन कॉस्ट के रेफरेंस में। द फर्स्ट वन इज लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, जिसको हम शॉर्ट में LTC के नाम से भी जानते हैं। सेकंड वन इज द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, जिसे हम LAC के नाम से भी जानते हैं। एंड थर्ड वन इज द लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, जिसे हम LMC के नाम से भी जानते हैं। सो लेट अस डिस्कस दीज थ्री components of long run cost one by one. Now come to the very first component of long run cost. This is known as the long run total cost, जिसे हम शॉर्ट में LTC के नाम से भी जानते हैं। क्या मतलब है LTC कर्व का? LTC कर्व showing the relationship between output and total cost are derived from the long run production function in which all inputs are variable. इससे पहले हमने STC कर्व को स्टडी किया था, शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व को स्टडी किया था। उसी के बेसिस पर हम LTC कर्व को ऑब्टेन करेंगे। यानी कि लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट को अगर हमें ऑब्टेन करना है तो उसके लिए हमें डिफरेंट टाइप के शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट को ड्रॉ करना होगा और उसके बेसिस पर ही हम लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो एक तरीके से जो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व होते हैं वो क्या करते हैं, आउटपुट और टोटल कॉस्ट के रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के बेसिस पर ड्राइव करते हैं, जहां सारे इनपुट्स क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। यानी कि अगर हमें LTC कर्व को ऑब्टेन करना है तो सबसे पहले तो हमें शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व को ड्राइव करना होगा और उसी के बेसिस पर हम लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं। अब हमें इसे ऑब्टेन करना है तो किस तरीके से ऑब्टेन करेंगे, तो इसके लिए हम कंसीडर कर लेते हैं अ फैमिली ऑफ द शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स। हम मान लेते हैं कि पहले साल में कंपनी ने एक फैक्ट्री इंस्टॉल करी, दूसरे साल में दूसरी फैक्ट्री इंस्टॉल करी, तीसरे साल में तीसरी फैक्ट्री इंस्टॉल करी, चौथे साल में चौथी फैक्ट्री इंस्टॉल करी। तो पहले साल में शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट हो गई इसकी STC1, दूसरे साल में शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट हो गई STC2, तीसरे साल में हो गई STC3, चौथे साल में हो गई STC4। इस तरह से इंडिविजुअल शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व के रेफरेंस में हम लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व को ऑब्टेन करेंगे। तो हमने एक सीरीज मान ली शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व के रेफरेंस में STC1, STC2, STC3 एंड STC4, ठीक है। और इन चारों कर्व को ध्यान में रखते हुए हम लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व को ऑब्टेन करेंगे। तो कैसे ऑब्टेन करेंगे, आई हैव रिप्रेजेंटेड वन ऑफ द डायग्राम हियर। एक डायग्राम मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है इसके रेफरेंस में, और ये डायग्राम कुछ इस तरीके से है। यू कैन इजिली अंडरस्टैंड इट। डिस्कस कर लेते हैं इसको। मैं ना यहाँ मैंने X एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया है आउटपुट को, ठीक है, और Y एक्सिस पर मैंने रिप्रेजेंट किया है STC और LTC कर्व को। नाउ इसके रेफरेंस में मैंने डिफरेंट टाइप के शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व को कंसीडर किया है। जब फर्म ने अपना फर्स्ट प्लांट इंट्रोड्यूस किया तो यहाँ मैंने उसके रेफरेंस में शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व यानी कि STC1 को रिप्रेजेंट किया है। जब दूसरा प्लांट इंस्टॉल किया तो उसके रेफरेंस में STC2 कर्व को रिप्रेजेंट किया है। जब तीसरा प्लांट इंस्टॉल किया तो इसके रेफरेंस में STC3 कर्व को मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया है। और जब फर्म अपना फोर्थ प्लांट एस्टेब्लिश करती है तो उसके रेफरेंस में मैंने STC4 शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व को रिप्रेजेंट किया है उस प्लांट 4 के रेफरेंस में, ठीक है। अब मैंने किया यहाँ आगे क्या प्रोसेस को फॉलो किया है, यहाँ मैंने एक ऐसे कर्व को ड्रॉ किया जो इन चारों कर्व को प्रॉपर्ली एनवलप कर रहा हो, कवर कर रहा हो। तो कवर करते हुए मैंने एक कर्व को ड्रॉ किया जो आपको दिखाई दे रहा है, जो शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व STC1 को A पॉइंट पर टच कर रहा है, STC2 पॉइंट को B पॉइंट पर टच कर रहा है, STC3 कर्व को C पॉइंट पर टच कर रहा है और STC4 कर्व को D पॉइंट पर टच कर रहा है। और जब हम इन चारों पॉइंट्स के बेसिस पर एक कर्व को ऑब्टेन करते हैं तो ये कर्व क्या कहलाता है, दिस इज नोन एज द लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट यानी कि LTC कर्व। तो एक तरीके से जो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व है, इट इज टेंजेंट टू the points of A, B, C and D at STC1, STC2, STC3 and STC4 curves। तो इस तरीके से हमें लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व ऑब्टेन हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर है ना, जब हम A पॉइंट की बात कर रहे हैं तो A पॉइंट के रेफरेंस में जो आउटपुट है, लेवल ऑफ आउटपुट वो कितना है, OQ1 है। जब हम
बी पॉइंट की बात कर रहे हैं, बी पॉइंट के रेफरेंस में फर्म का जो लेवल ऑफ आउटपुट है वो कितना है, OQ2 है। सी पॉइंट के रेफरेंस में जो लेवल ऑफ आउटपुट है इट इज इक्वल टू OQ3 और डी पॉइंट के रेफरेंस में यही आउटपुट लेवल है OQ4। तो जैसे जैसे फर्म अपने लेवल ऑफ आउटपुट को चेंज कर रही है उसके अकॉर्डिंग वो क्या हो रही है, नेक्स्ट प्लांट की तरफ मूव करती चली जा रही है या नेक्स्ट प्लांट को वो लगातार ऐड करती चली जा रही है। OQ1 कैसे कर रहा है, प्लांट 1 के रेफरेंस में ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट को मेजर कर रहा है। OQ2 प्लांट 2 के रेफरेंस में ऑप्टिमम आउटपुट लेवल को शो कर रहा है। OQ3 प्लांट 3 के रेफरेंस में ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट को शो कर रहा है और OQ4 प्लांट डी के रेफरेंस में ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व को ऑब्टेन कर लेते हैं। इसके साथ साथ एक पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि जो पॉइंट A, B, C और D हैं ये क्या शो कर रहे हैं कि इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पर शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व और लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट दोनों क्या हैं, बोथ आर इक्वल। तो इस तरीके से हम शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व के मीडियम से लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व को ऑब्टेन कर लेते हैं। क्लियर? Now come to the second component of long run total cost, long run cost, and this second component of long run cost is long run average cost. क्या होता है long run average cost? जब हम शॉर्ट रन की बात करते हैं तो वहाँ केवल और केवल एक ही शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट अवेलेबल होता है, वो भी केवल एक प्लांट के रेफरेंस में होता है। लेकिन लॉन्ग रन में क्या होता है, फर्म के पास नंबर ऑफ प्लांट्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होता है और स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होने की वजह से वो लगातार नंबर ऑफ प्लांट्स को ऐड करती चली जाती है। तो इस तरीके से फर्म के पास हर पर्टिकुलर इंडिविजुअल प्लांट के रेफरेंस में एक इंडिविजुअल शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व ऑब्टेन होगा। अब क्या होगा, जब हम इन शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को ध्यान में रखते हुए कर्व को ड्रॉ करते हैं तो उसके बेसिस पर हमें लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व मिल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है इट कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम अ नंबर ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट प्लांट साइजेस। और LAC कर्व को ड्राइव करने के लिए हम ये सपोज कर लेते हैं कि 3 प्लांट्स फर्म ने सेटअप कर रखे हैं और इन 3 प्लांट्स के बेसिस पर इनके जो 3 शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है दैट इज SAC1, SAC2 एंड SAC3। ठीक है, तो इसके बेसिस पर हम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को कैसे ऑब्टेन करेंगे, यहाँ मैंने ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट किया है। तो यू आर लुकिंग हियर द ग्राफ, जहाँ मैंने x एक्सिस पर आउटपुट को और y एक्सिस पर मैंने SAC और LAC कर्व को रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ मैंने 3 कर्व हैं, SAC1, SAC2 और SAC3, जो 3 प्लांट्स 1, 2, 3 के रेफरेंस में शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मैंने क्या करा, इन तीनों कर्व को कवर करते हुए एक कर्व ड्रॉ करा है यहाँ पर जो तीनों कर्व्स को कवर कर रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, दैट इज नोन एज द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट LAC। और इस LAC कर्व की खास बात क्या है, ये SAC1, SAC2 और SAC3 कर्व को A, B, C पॉइंट पर टच कर रहा है, इसको कवर कर रहा है। इसी वजह से इसको हम एनवलप कर्व का नाम भी देते हैं। SAC1 को ये A पॉइंट पर टच कर रहा है जिसका करस्पॉन्डिंग आउटपुट लेवल है OQ1। SAC2 कर्व को ये B पॉइंट पर टच कर रहा है जिसका करस्पॉन्डिंग आउटपुट लेवल है OQ। और SAC3 कर्व को ये C पॉइंट पर टच कर रहा है जिसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट लेवल है OQ2। ठीक है, क्योंकि ये तीनों कर्व को कवर कर रहा है, एनवलप कर रहा है, इसी वजह से हम इसको एनवलप कर्व का नाम देते हैं। और डायग्राम से ये भी क्लियर हमें कि जो LAC कर्व है वो SAC कर्व के कंप्लीट सेट यानी कि SAC1, SAC2 एंड SAC3 पर कंप्लीटली टेंजेंट है और डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।